हेलो हेलो। ये है कंपनीज एक्ट का पार्ट 2। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, पिछले वाले में जो कवर नहीं हो पाया था हमारे से, कि इसमें पढ़ना है हमें मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं, मतलब कंपनी जो बनी है, कंपनी को मतलब कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, मतलब बनाना है, उसमें किस किस का हाथ होता है, क्या क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं, कौन सा फॉर्म भरते हैं, स्पाइस फॉर्म भरते हैं ना, तो ये सब चीज़ आगे लिखी हुई है। ये सारी चीज़ ये बहुत बड़ा सा लिखा हुआ है, इसके नोट्स में डाल दूँगा। इफ़ेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है, कि रजिस्टर होने के बाद कंपनी क्या क्या कर सकती है, ये सब चीज़ भी है। और ये सारी चीज़ें अभी हमें पढ़नी है। मेमोरेंडम पे और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पे क्या फ़र्क पड़ता है ये भी बताना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल ये भी करना है अभी। और क्या क्या है हमारे पास, शेयर्स के बारे में है कि नेचर ऑफ शेयर क्या होता है, कैप इक्विटी ये वगैरह, डिफरेंशियल राइट वगैरह। फिर एमओए, फिर एओए, फिर डॉक्ट्राइन्स वगैरह पढ़ना है, 3 डॉक्ट्राइन है। और फिर ख़त्म, बस इतना ही है, जल्दी से हो जाएगा ये। आ जाते हैं हम इनकॉर्पोरेशन वाले पार्ट पे। इनकॉर्पोरेशन ये रहा। एक पेज ले लेता हूँ, एक पेज कैसे लेते हैं पेज। आ गया। सबसे पहले तो ये देखो, ये पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि देखो फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में क्या लिखा हुआ है। देखो एक होता है फॉर्मेशन और एक होता है इनकॉर्पोरेशन। फॉर्मेशन के बारे में दिया हुआ है सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन नहीं याद करेंगे चलेगा। फॉर्मेशन के अंदर दिया, फॉर्मेशन के बारे में दिया है 3 के अंदर। देखो फॉर्मेशन सुन के ऐसा लग रहा है ना कि यही है बनाना, पर बनाना ये नहीं है। असलियत में बनाना तो इनकॉर्पोरेशन होता है। फॉर्मेशन के अंदर खाली होता है बेसिक डिटेल। इस ये मतलब हेडिंग ही गलत दे दिया इन्होंने, इसको देना चाहिए था कि बेसिक फॉर इनकॉर्पोरेशन या फिर बेसिस फॉर इनकॉर्पोरेशन, ऐसे करके एक डेफिनेशन वो देनी चाहिए थी हेडिंग, पर छोड़ो, जो लॉ में लिख दिया। तो इसको कैसे याद करेंगे, इसमें देखो लिखा रहता है, इसमें सिर्फ इतना ही लिखा रहता है कि पब्लिक कंपनी के अंदर 7 या 7 से ज़्यादा लोग होंगे, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग होंगे, 1 पर्सन कंपनी में 1 ही लोग होगा। सिर्फ इतना ही लिखा रहता है इसमें। और एक और चीज़ लिखा रहता है, 3A होता है एक सेक्शन। देखो यहाँ तो 3 तक ही दिया हुआ है। अगर आपने कभी सोचा कि अगर ये बंदे जो हैं, ये इस कंपनी में जैसे 7 बंदे हैं, हमने 7 पे ही कंपनी शुरू कर दी है ना, तो अब 7 से मान लो कोई एक कम हो गया, अब 6 ही बचे, तो इसमें क्या एक्शन होगा, या 2 हैं तो अब 1 ही बचा, तो इसमें क्या एक्शन होगा। तो ये सब जो है ये 3A सेक्शन में लिखा हुआ है। ये पता नहीं इसमें फाउंडेशन में है या नहीं है, पर फिर भी मैं बता देता हूँ छोटा सा, कि अगर कभी भी अगर मेंबर्स की संख्या घट जाती है ना, मेंबर्स जो है मिनिमम नंबर से भी कम हो जाते हैं, अगर 7 से 6 हो जाना, या फिर प्राइवेट कंपनी के लिए 2 से कम हो जाना, तो जो मेंबर्स बचे होते हैं, है ना, जो मेंबर्स बच गए हैं, मान लो 6 ही मेंबर बच गए हैं, पब्लिक कंपनी है तो 6 ही मेंबर बच गए हैं अब, तो इन 6 मेंबर के ऊपर एक वो आ जाता है काम, कि ये एक बंदा और ढूंढ के लाएंगे। कितने टाइम में, 180 दिन में। 180 दिन में ढूंढ लेंगे। 180 दिन होता है, 60 दिन होता है, 1 मिनट मैं बताता हूँ। 180 दिन नहीं, वैसे होता है 6 महीने, पर 180 दिन मैंने याद कर रखा है। अच्छा हाँ, वैसे सेम बात है। 6 महीने का टाइम देती है इसको कंपनी, 6 मंथ। और 6 मंथ में इसको क्या करना पड़ता है, इन 6 मेंबर को एक नया बंदा पकड़ के लाना होता है कि चल भाई हमारी कंपनी में पैसा लगा, या फिर हमारी कंपनी का मेंबर बन। ठीक है, अगर ये ढूंढ लेते 6 महीने में तो कंपनी चलती रहेगी। नहीं ढूंढ पाते हैं तो फिर जितना भी 6 महीने के बाद जो भी कुछ होगा, जितनी भी लाइबिलिटीज़ आएंगी, किसी से भी सामान खरीदेंगे, तो जो 6 बंदे हैं ना, ये उसके लिए लाइबल हो जाएंगे पर्सनली मतलब इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी उस चीज़ के लिए। बस यही चीज़ है, और कुछ भी नहीं है इस वाले चीज़ में।
3A में, पर ये पता नहीं इसमें है या नहीं है, मैंने बस बता दिया ऊपर ऊपर से। और अगली चीज़ बताता हूँ। अगली चीज़, ये तो 3 हो गया, ख़त्म हो गया, इतना ही था 3 में, हमारे पास और कुछ नहीं है। अब अगली चीज़ 7 के अंदर आता है हमारे पास इनकॉर्पोरेशन। वैसे प्रोमोटर के बारे में बता देता हूँ मैं थोड़ा सा पहले। प्रोमोटर कौन होता है? प्रोमोटर होता है जो कंपनी बनाता है, उसको प्रोमोटर कहते हैं। जो आइडिया लाता है कि उसको कंपनी बनानी है, उसको प्रोमोटर कहते हैं। जो सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसको प्रोमोटर कहते हैं। जैसे कि आप देखो कौन होता है प्रोमोटर, सिंपल भाषा में देखो। जब हम इनकॉर्पोरेशन का वो पढ़ेंगे ना 7, तो उसके अंदर हमें दिखेगा कि जब हम इनकॉर्पोरेशन वाला वो पढ़ेंगे, इनकॉर्पोरेशन वाले में ये है कि इनकॉर्पोरेशन जब होता है तो सबसे पहले हमें भरना होता है स्पाइस फॉर्म। चलो पहले स्पाइस फॉर्म बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा प्रोमोटर कौन है। मतलब ये इनकॉर्पोरेशन बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा प्रोमोटर कौन होता है। इनकॉर्पोरेशन के बारे में लिखा हुआ है सेक्शन 7 के अंदर। अब सोच रहे हो 3 से डायरेक्ट 7 और बीच के कहाँ गए? बीच के सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे इंटर में। बीच के सारे आपके हैं इंटर में। मेरा पेन ही नहीं चल रहा। एक मिनट, पेन चल जा। तो क्या थे हम लोग इसमें इनकॉर्पोरेशन में? ये है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 के अंदर हमें पढ़ना है सेक्शन 7 के अंदर हमें पढ़ना है इसके बारे में। इस वाले पेज पे मैं सब कुछ अपनी तरफ से ही बताते जाऊँगा, इसमें कुछ भी किताब में से नहीं देखोगे तो भी चलेगा। सबसे पहली चीज़ है कि हमें इनकॉर्पोरेशन का स्टार्टिंग देखो। एक सबसे पहले एक छोटा वो बताता हूँ, छोटा सा मतलब एक समरी फॉर्म में बताता हूँ। समरी फॉर्म में देखो, सबसे पहले हमें करना होता है रिजर्वेशन ऑफ नेम। सबसे पहले क्या करना होता है? पहला काम होता है रिजर्व। क्या दिक्कत है, क्यों नहीं चल रहा पेन? सबसे पहला काम है हमारा रिजर्वेशन ऑफ नेम। मतलब हम जाएंगे, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म के अंदर हम लिख देंगे कि हमें ये नाम जो है रिज़र्व कराना है। कैसे करते हैं ये? कैसे करते हैं? ई एप्लीकेशन से, ई बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशन। ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिकली, बाय फाइलिंग ई एप्लीकेशन। फिर दूसरा काम क्या होता है? देखो हमने नाम तो रिज़र्व करा लिया कि हमारी कंपनी बनेगी इस नाम से, JJKK एंड लिमिटेड। तो दूसरा चीज़ अब क्या करना पड़ेगा? अब हमें भरना पड़ेगा स्पाइस फॉर्म। कुछ तो दिक्कत है इस पेन में, चलना नहीं चाहता। स्पाइस फॉर्म भरेंगे। स्पाइस वैसे ऐसे नहीं लिखा रहता, स्पाइस ऐसे लिखा रहता है, बताता हूँ मैं। स्पाइस
इसमें ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। स्पाइस का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी हमें बाय ई मोड भरना होता है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली भरना होता है। स्पाइस का फुल फॉर्म क्या होता है, स्पाइस का होता है सिंप्लीफाइड परफॉर्मा, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। स्पाइस का फुल फॉर्म होता है। तीसरा पॉइंट देखो, हमने क्या क्या कर लिया, नाम रिजर्व करा लिया, स्पाइस फॉर्म भर दिया। स्पाइस फॉर्म के साथ ही जब हम स्पाइस फॉर्म भर रहे होते हैं ना, ये वाला फॉर्म हम ऑनलाइन भर रहे होते हैं, तो उसमें नीचे जैसे हम कोई सा भी फॉर्म भरते हैं, जैसे ICAI में हम फॉर्म भरते हैं, तो नीचे हमें कुछ डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, जैसे अपना मार्कशीट देना पड़ता है, उसको अपलोड करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी हमें एडिशनल डॉक्यूमेंट जो है ना यहाँ पे अपलोड करना पड़ता है, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ता है। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या होता है वो अभी बताऊँगा एक्सप्लेनेशन में, अभी खाली ये देखो एंड नहीं, फाइलिंग स्पाइस फॉर्म बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड विद एडिशनल डॉक्यूमेंट एंड फीस। एडिशनल डॉक्यूमेंट और फीस भी साथ में दे देना, कुछ तो पैसे भी लगेंगे ना, ऐसे थोड़ी फ्री में कर देगा। अगली चीज़, इसको अब ROC चेक करेगा कि ठीक है या नहीं है, मतलब ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं चेक्ड बाय ROC। ऐसा नाम का चेक करता है, क्योंकि इसमें लास्ट में CA साइन करता है ना, तो CA या CS या फिर एडवोकेट कोई भी साइन करता है, तो उसके ऊपर सारा ब्लेम डालने के लिए ये नहीं चेक करते। वो बोलते हैं तूने साइन कर दिया, तूने चेक कर लिया, बस फिर ठीक है, सही ही होगा, हम क्या करेंगे, ये बात हो जाती है। फिर क्या करते हैं, चेक करता है ROC, और नाम जो होता है ना कंपनी का, वो रजिस्टर कर लेता है, रजिस्टर बोलें या फिर एंटर कर लेता है, नेम ऑफ कंपनी, एंटर इन द रजिस्टर ऑफ कंपनी। एक रजिस्टर होता है उसके पास, उसको खोलता है, उसके अंदर नाम लिख लेता है। वैसे ये अब इलेक्ट्रॉनिकली हो गया, पहले ऐसे था। कौन करता है, बाय ROC। अगली चीज़ हमारा कौन सा पॉइंट है, ये 4th था। अब 5th पॉइंट हमारा क्या क्या चीज़ हो गया। सबसे पहले हमारा ये हमने नाम रिज़र्व करवाया, स्पाइस फॉर्म भरा, एडिशनल डॉक्यूमेंट दिया जिसके अंदर हमारा MOA, AOA और भी बहुत सारी चीज़ होती है, CA साइन करता है, डिक्लेरेशन वगैरह सब एडिशनल डॉक्यूमेंट के अंदर ही होता है। और फीस दे दी हमने, ROC ने चेक करा, ROC ने देखा एडिशनल डॉक्यूमेंट में CA का साइन है, चेक करा ऐसे ही आँख बंद करके, फिर उसने क्या करा, नाम एंटर कर दिया उसका रजिस्टर ऑफ कंपनी में। फिर उसके बाद अगली चीज़, जब नाम एंटर कर दिया तो अब कंपनी को भी तो कुछ चाहिए ना, कि जिससे पता चले कि हाँ भाई मैं हो गया हूँ, कुछ उसको ऐसे अपना एक चीज़ चाहिए जिससे कि उसको पता चले कि हाँ भाई मैं अब मैं रजिस्टर हो चुका हूँ, मैं इनकॉर्पोरेट हो गया। तो ये क्या करते हैं, ये देते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कंपनी को दे दिया जाता है, इशूड। सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी जो होता है वो दे दिया जाता है, बाय ROC दे दिया जाता है रजिस्ट्रेशन पे। उसके बाद अगली चीज़, जो सर्टिफिकेट होता है इसके ऊपर देखो, यहाँ CIN नहीं लिखता हूँ, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे दिया जाता है, और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर ऐसे करके यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, यहाँ पे सब कुछ लिखा रहता है, और यहाँ पे लास्ट में नीचे लिखा रहता है CIN नंबर। CIN बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर लिखा रहता है, कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, या फिर इसको बोल सकते हैं कंपनी आइडेंटिटी नंबर भी बोल सकते हैं, और कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है, अलॉटेड
कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अगली चीज़ क्या होती है, ये अलॉट हो गया। अब उसके बाद जब सब कुछ हो गया, अब एक लास्ट में उसको बोल देते हैं कि देख भाई तेरे को हमने दे तो दिया, अब तेरे को क्या करना है ना, इस जो कागज़ है तेरे जितने भी मेंटेन करना है तेरे को, जितने भी तेरे कागज़ हैं उसका तेरे को मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस ऑफ कॉपीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन अंटिल डिसोल्यूशन तक, मतलब जब तक तेरा डिसोल्यूशन ना हो, अंटिल डिसोल्यूशन तेरे को सारी चीज़ें रखनी है। उसके बाद अगली भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि क्या कहते हैं, तेरे को अगर तेरा गलत इन्फॉर्मेशन है तो तेरे को ये हो जाएगा, तेरे को अगर गलत इन्फॉर्मेशन तूने करा है तो ये हो जाएगा। ट्रिब्यूनल कुछ ऑर्डर पास कर सकता है अगर कुछ गलती होगी ऊपर में से, तो वो सब चीज़ बाद में पढ़ेंगे। पहले हम आ जाते हैं एडिशनल डॉक्यूमेंट पे। ठीक है, एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं। एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होते हैं, एडिशनल डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है, लिस्ट। एडिशनल डॉक्यूमेंट में सबसे पहला तो है हमारे पास MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एंड AOA ऑफ कंपनी। पर ऐसे ही कोई थोड़ी दे देगा, इसके ऊपर साइन होना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। ऑल द सब्सक्राइबर, जितने भी सब्सक्राइबर हैं सब साइन करेंगे। ऑल द सब्सक्राइबर टू द बोल दो या ऑफ द बोल दो, ऑफ द मेमोरेंडम, है ना। पहली चीज़ ये सबसे आसान चीज़ ये हो गई। ठीक है, कि एडिशनल डॉक्यूमेंट में क्या होगा, MOA और AOA हमें देना पड़ेगा, जो कि साइन होना चाहिए सारे मेंबर का द्वारा। एक और पेज ले लेते हैं, एक और पेज ले लिए, कहाँ चला गया वो पेज, ओह नो। पेज ही खो गया। कोई बात नहीं, एक और ले लेते हैं। क्या दिक्कत है, ठीक है। और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सेकंड चीज़, पहली चीज़ हमने बोल दी कि MOA और AOA होना चाहिए। सेकंड चीज़ हमारे पास क्या होना चाहिए, देखो अब बात आई वो वाली कि कौन कौन डिक्लेरेशन देगा। देखो डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि हमने ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ी और ऐसे टिक कर दिया और फिर हमने बोल दिया ठीक है भाई सारी इन्फॉर्मेशन ले लो हमारी, ऐसे करके लिखा रहता है। टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे डिक्लेरेशन में क्या देना होता है कि मैं जो हूँ बंदा, मैंने ये सारी चीज़ पढ़ ली है और जितने भी रूल हैं उन सबको भी पढ़ लिया है और हम जो है ना इन सारी चीज़ से कंप्लाई करते हैं। ये चीज़ लिखा रहता है इसके अंदर, डिक्लेरेशन में लिख के देना पड़ता है। और उसको साइन कौन करता है, उसको साइन करता है या तो जो बंदा मतलब दोनों जने करते हैं, एक तो प्रोमोटर या फिर जो एक बंदा होता है जो फॉर्मेशन के लिए लगा होता है। फॉर्मेशन के लिए एक बंदा अकेला नहीं बना सकता, एक होता है हमारे पास प्रोमोटर। इसके लिए देखो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हो गया, एक होता है प्रोमोटर
और एक होता है एंड अलग अलग बंदा होता है एंगेज्ड इन फॉर्मेशन। इसके अंदर कौन कौन आ सकता है? इसके अंदर आ सकता है हमारा डायरेक्टर जो होगा, मैनेजर जो होगा, या फिर सेक्रेटरी जो होगा कंपनी का, है ना, इनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन इसमें कौन होगा? थोड़ा सा होशियार बंदा, ताकि वो मदद करेगी खुलना है। CA, CS, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एडवोकेट, ये सब बंदे हो सकते हैं। अब देखो साइन कौन कौन करेगा? दोनों ही बंदे करेंगे। इसका भी साइन लगेगा और इसका भी साइन लगेगा, है ना, इसका भी साइन, इसका भी साइन। किस चीज़ के ऊपर लगेगा? डिक्लेरेशन के ऊपर लगेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम ऐसे लिखेंगे कि डिक्लेरेशन बाय पर्सन, हमने क्या लिखा था? एंगेज्ड। डिक्लेरेशन बाय पर्सन engaged in formation, engaged in formation of company, मतलब जो बंदा लगा हुआ है। और ब्रैकेट में हम चाहे तो लिख सकते हैं कि एडवोकेट है, CA या फिर CS या CMA, कोई भी हो सकता है, वो लिख सकते हैं। और लेकिन वो होना चाहिए किसमें? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिस का मतलब होता है, देखो, एक होता है, एक जो बंदा होता है वो होता है प्रैक्टिस करने वाला होता है, और एक बंदा होता है जॉब करने वाला। जो प्रैक्टिस करता है उसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है। वो ऑफिस खोलता है, अपना ऑफिस खोलता है, तो वो ऑडिट वगैरह लेता है, वो लोगों का टैक्स ऑडिट करता है, वो भी कुछ भी करता है, और उसकी साइन की वैल्यू होती है। जो CA होते हैं सबके साइन की वैल्यू नहीं होती, खाली जो प्रैक्टिस में होते हैं उनके साइन की वैल्यूज़ होती है, और किसी की नहीं होती। ठीक है, ये सारे बंदे जो हैं जो ऑफिस खोलते हैं उनको बोलते हैं इन प्रैक्टिस, और उनको एक सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना पड़ता है ICAI से। और जिनका जो एडवोकेट का एडवोकेट वालों से लेंगे, और CS वालों से लेंगे, ऐसे करके तो वो प्रैक्टिस में होते हैं। उनसे हमें ये लेना है, क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन लेना है। और साथ साथ एंड, और किससे लेना है डिक्लेरेशन? एंड डिक्लेरेशन बाय पर्सन। अब पर्सन कौन सा है? जिसका नाम हमने आर्टिकल्स में दे रखा है कंपनी के रूल्स में। पर्सन नेम्ड इन आर्टिकल्स ऑफ कंपनी। आर्टिकल का मतलब है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि डायरेक्टर, मैनेजर, और या फिर सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, ऐसा हो सकता है। क्या देंगे डिक्लेरेशन में? दैट all requirements of this act and rules made thereunder have been complied in respect of registration, in respect of रजिस्ट्रेशन, और खाली इतना ही लिखेंगे, वो जो बीच की लाइन है वो नहीं लिखेंगे। हैव बीन कंप्लाइड, ऐसे करके हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो बंदे जो हैं, वो दोनों बंदे डिक्लेरेशन देंगे और ये चीज़ बोलेंगे कि हमारी जो सारी रिक्वायरमेंट्स है एक्ट में और रूल में, जो इसके अंदर है एक्ट में और रूल जो एक्ट के अंदर बने हैं, रजिस्ट्रेशन से जुड़ी सारी चीज़, उसके साथ हमने कंप्लाई कर लिया है, हैव बीन कंप्लाइड। ठीक है, अगली चीज़ देखो, हमने तो दे दिया। अब जो मेंबर हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे उनसे भी डिक्लेरेशन लो। देखो, मतलब सबसे ही डिक्लेरेशन ले रहे हैं। किस किस से? पहले तो ले लिया कि हमसे ले लिया डिक्लेरेशन, किससे ले लिया? CA या CS या एडवोकेट से। साथ साथ उससे भी ले लिया जो कंपनी को शुरुआत कर रहे हैं, जिसको हम प्रमोटर भी बोलते हैं, और जिसका नाम आर्टिकल में देते हैं, उसी को प्रमोटर बोलते हैं। अब उसी ने क्या करा ना कि अब दूसरी चीज़, दूसरे से डिक्लेरेशन बाय या फिर डिक्लेरेशन फ्रॉम ईच ऑफ
सब्सक्राइबर का मतलब जैसे हम ये चीज़ पढ़े हैं कि शेयर क्या होता है, शेयर होता है ऑथोराइज होता है। ऑथोराइज शेयर मतलब टोटल कितना दे सकती है कंपनी, फिर उसमें से कंपनी इशू करती है, क्या करती है, इशू करती है, उसमें से लोग सब्सक्राइब करते हैं, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब। ये वाले सब्सक्राइब की बात हो रही है और किसी सब्सक्राइब की बात नहीं हो रही कि लोग सब्सक्राइब करते हैं, अंडर सब्सक्राइब हो जाता है, कभी ओवर सब्सक्राइब हो जाता है, तो जब सब्सक्राइब करते हैं ना उसकी बात हो रही है। तो डिक्लेरेशन लेंगे हम सारे सब्सक्राइबर से जिन्होंने भी शेयर हमारा लिया है ना, क्या लेंगे उनसे डिक्लेरेशन, किस चीज़ की, सब्सक्राइबर टू द MOA, मेमोरेंडम का जो भी है ना, वो सब्सक्राइबर उनकी बात हो रही है। और किससे लेंगे, एंड फ्रॉम फर्स्ट डायरेक्टर से भी लेंगे, अगर कोई होगा तो, इफ़ एनी। और क्या होगा उसमें, दैट क्या क्या चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, उस डिक्लेरेशन के अंदर, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, that he is not convicted of any offense in connection with प्रमोशन से रिलेटेड, फॉर्मेशन से रिलेटेड, अभी बताता हूँ इसका मतलब, मैनेजमेंट से रिलेटेड ऑफ एनी कंपनी। देखो इस चीज़ का मतलब ये है कि देखो किससे हम ले रहे हैं, सब्सक्राइबर से ले रहे हैं और डायरेक्टर से ले रहे हैं, क्या, डिक्लेरेशन। और डिक्लेरेशन के अंदर क्या लिखा रहेगा कि ये जो बंदा है ना, ये किसी चीज़ में कन्विक्ट नहीं है, मतलब इसको ना कभी सरकार ने टोका नहीं कि देख भाई तू ये क्या दिक्कत कर रहा है प्रमोशन में या फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में, मतलब इसको ना कभी जेल वेल का मतलब चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई वो नहीं हुआ है, इसको कभी ना पकड़ा नहीं गया किसी चीज़ में, धोखाधड़ी में। तो इसको ये चीज़ लिख के देनी पड़ेगी कि भाई मैं एकदम साफ़ स्वच्छ इंसान हूँ, मैं गंदा इंसान नहीं हूँ, मैं कभी भी प्रमोशन में या फॉर्मेशन में या मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ में कन्विक्ट नहीं हुआ हूँ। ही इज़ नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस इन कनेक्शन विद प्रमोशन या फॉर्मेशन या मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ से। और या तो ये देगा, है ना, या तो ये लिख के देगा, और या तो दूसरी चीज़ क्या लिख सकता है, थोड़ी आसान भाषा में लिख सकता है, अगर उसको ये चीज़ समझ अच्छे से नहीं लग रही हो तो वो दूसरी भाषा में लिख सकता है, क्या, कि ही हैज़ नॉट बीन फाउंड गिल्टी, कि मतलब वो किसी चीज़ में गिल्टी या फ्रॉड नहीं पाया गया, ऑफ एनी फ्रॉड, किसी भी फ्रॉड में वो गिल्टी नहीं पाया गया, या फिर किसी मिसफियंस नहीं हुआ उसके साथ, या फिर खाली इतना भी लिख सकते हो, ही इज़ नॉट फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स, मतलब पिछले 5 साल में वो किसी भी फ्रॉड के अंदर नहीं पाया गया। और साथ साथ उसको क्या करना पड़ेगा ना, जितनी भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, कि जिसके अंदर उसके बारे में सारी चीज़ें लिखी होंगी, और ये बताना पड़ेगा कि जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो ट्रू एंड फेयर, मतलब ट्रू एंड कंप्लीट है मेरे नॉलेज और बिलीफ पे। ये वाली लाइन जो है ना, तो सब लिखेंगे कि ऑल द डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड विद रजिस्ट्रार फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज़ करेक्ट एंड कंप्लीट एंड ट्रू टू द बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज, ऐसे करके लिखना पड़ेगा कि ऑल द इंफॉर्मेशन अबव आर ट्रू एंड करेक्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, ऐसे करके लिखना पड़ेगा इनको। अब अगली चीज़ के लिए अगला पेज, ये तो हो गया। अब अगली चीज़ देखो, ये तो हो गया, हमने डिक्लेरेशन ही दी है।
अभी तक हमने क्या पढ़ा एडिशनल डॉक्यूमेंट में? एडिशनल डॉक्यूमेंट में हमने सबसे पहले पढ़ा एमओए दे देना कंपनी, एओए दे देना कंपनी। एमओए और एओए जो है दोनों साइन होने चाहिए, किसके द्वारा? सब्सक्राइबर के द्वारा। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कि डिक्लेरेशन ले लेना। डिक्लेरेशन किससे? इंगेज्ड इन्फॉर्मेशन वाले से, है ना, और साथ साथ प्रोमोटर से। प्रोमोटर के लिए दूसरा नाम क्या लिखा था आर्टिकल में, जिसका नाम है उससे, है ना। और किससे डिक्लेरेशन ले लेना? सब्सक्राइबर से। सब्सक्राइबर ने ऊपर एमओए एओ में साइन करा है, लेकिन इससे डिक्लेरेशन लेंगे क्या? कि मैं पहले किसी चीज़ में गिल्टी नहीं था, मैंने कोई अपराध नहीं करा, और ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट मैं दे रहा हूँ वो सारी ट्रू एंड बेस्ट ऑफ हिज नॉलेज है। ये चीज़ इसको देना पड़ेगा, ठीक है। ये तीन चार चीज़ हमने ऊपर पढ़ ली। अब अगली चीज़ ये है कि हमें क्या क्या देना पड़ेगा। हमें अब देखो, हमने अपने मेंबर्स के बारे में बता दिया, कंपनी के बारे में कहाँ बताया कुछ कि हमारी कंपनी कहाँ होगी, नहीं बताया ना। तो अब हमें बताना पड़ेगा कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस जो है कंपनी का, वो उसका एड्रेस क्या है। देखो अभी देखो परमानेंट पूरी कंपनी तो बनी नहीं होगी, अभी तो इनकॉर्पोरेशन ही करा रहे हैं ना, पैसे आएंगे तो बना लेंगे। तो तब तक हमें क्या देना पड़ेगा? कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमें देना पड़ेगा। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमने कभी फॉर्म भरा होगा तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि एक होता है आपका परमानेंट एड्रेस और एक होता है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। मतलब कि अगर आप परमानेंट एड्रेस पे नहीं मिले तो आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे देख लिया जाएगा। तो ये चीज़ बतानी पड़ती है। जब हमारी कंपनी जो इस्टेब्लिश होगी उसका हमें कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस देना पड़ेगा कि हम अभी तब तक यहाँ से काम कर रहे हैं, जब हमारा बन जाएगा तो वहाँ आ जाना। जब तक रजिस्टर्ड ऑफिस हमारा नहीं बनता है तब तक ये हमारा एड्रेस है। अनटिल रजिस्टर्ड ऑफिस एस्टाब्लिश, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस हमें देना पड़ेगा। ये हो गई एक चीज़। दूसरी चीज़, अब देखो हमने साइन तो करा लिया सबसे, पर साइन में क्या उनका नाम और एड्रेस और सब कुछ लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। तो या फिर उनकी नेशनलिटी वगैरह नहीं लिखी होगी, तो हमें ये भी देना पड़ेगा। पर्टिकुलर्स देना पड़ेगा सबका। पर्टिकुलर्स होता है जर्नल एंट्री जब हम करते हैं तो यहाँ पर्टिकुलर्स लिखते हैं, उसका मतलब ये डिटेल है कि ये बड़ी चीज़ है, इसका अमाउंट यहाँ लिखा हो। तो पर्टिकुलर्स के अंदर सारी डिटेल्स आती है। तो डिटेल्स के अंदर क्या क्या आ सकता है? पर्टिकुलर्स के अंदर आता है नेम, सरनेम और रेजिडेंशियल एड्रेस, नेशनलिटी, और वो भी किसका लेना पड़ेगा हमें? सबके, सब्सक्राइबर के, ईच सब्सक्राइबर का। सब्सक्राइबर किसका? ऑफ मेमोरेंडम। किसके साथ? अलॉन्ग विद, ऐसे कैसे मान लेंगे कि सही है? अलॉन्ग विद आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ दो, आधार कार्ड दो या पैन कार्ड दो, किसी भी चीज़ दो, तब हम मानेंगे। और अगर मान लो, देखो ये तो इंसान की बात है कि उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा, पर मान लो कि अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है ना, अगर मान लो कि वो बॉडी कॉर्पोरेट है, ये तो इंडिविजुअल की बात होगी ना कि उसके पास आइडेंटिटी प्रूफ होगा। पर अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी है, तो उसका क्या होगा? उसके लिए तो हमें ऐसा बोल दिया कि एज में प्रेस्क्राइब, मतलब जो कंपनी के लिए रूल में लिखा होगा वो पढ़ लेना। तो हम वो चीज़ पॉइंट पढ़ेंगे ही नहीं जिसमें लिखा होगा एज में प्रेस्क्राइब। इतना डीप में इसमें पूछेगा भी नहीं। हमें अगर पूछेगा कभी कि क्या क्या चीज़ देना पड़ता है तो वो हम ये लिख सकते हैं। वैसे इतनी डिटेल में पूछता नहीं है। अगर इनकॉर्पोरेशन के बारे में बोलता है तो खाली यही लिखना होता है हमें कि रिजर्वेशन कराना पड़ता है, स्पाइस फॉर्म भरना पड़ता है, आरओसी से चेक कराना पड़ता है, आरओसी नाम एंटर करता है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देता है, फिर CIN दे देता है। CIN बोले तो कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, फिर उस वाली कॉपी को हमें संभाल के रखना होता है। ये होता है हमारा इनकॉर्पोरेशन में। अगली चीज़, इसके बाद एक और चीज़ देना पड़ता है कि जितने भी फर्स्ट डायरेक्टर वगैरह हैं या फिर ये जो प्रोमोटर वगैरह हैं या फिर डायरेक्टर आइडेंटिटी नंबर, इन सबको अपना चीज़ देना पड़ता है, पर्टिकुलर्स। जैसे सारे मेमोरेंडम वालों ने दिया, ये सब्सक्राइबर ने, वैसे ही फर्स्ट डायरेक्टर को भी देना पड़ता है। उसको भी अपना रेजिडेंशियल एड्रेस देना पड़ता है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना पड़ता है। ये सब चीज़ होता है। मतलब फर्स्ट डायरेक्टर की जो होती है ना, ज़्यादा छानबीन होती है, उससे डिक्लेरेशन भी लेते हैं,
DIN भी लेते हैं, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, उसका इंटरेस्ट भी देखा जाता है कि इसका किसी और कंपनी में तो इंटरेस्ट नहीं है, ये किसी और कंपनी में जाके ताका झाकी तो नहीं कर रहा, क्योंकि लॉयल नहीं है कहीं ये बंदा, ऐसे करके ये देखा जाता है। इस चीज़ की भी छानबीन होती है। अगली चीज़ देखो, यहाँ तक हमारा एडिशनल डॉक्यूमेंट वाला जो सिस्टम था ना, वो सारा चीज़ हो गया ख़त्म। इतने ही एडिशनल डॉक्यूमेंट थे, ये सारी चीज़ लेंगे, CA साइन कर देगा। CA ने तो साइन कर रखा है ना वहाँ पे कि हमने ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज ऐसे करके साइन कर दिया वहाँ पे उसने। अब उसने दे दिया किसको, ROC को दे दिया। ROC चेक करा, चेक करके बोला ठीक है भाई ठीक है, और अब तुम्हारा मैं दे देता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वाला सर्टिफिकेट देगा, उसके ऊपर हमारा आइडेंटिटी नंबर लिखा रहेगा, कंपनी आइडेंटिटी नंबर, हमारी कंपनी हो गई रजिस्टर, है ना। अब कंपनी रजिस्टर हो गई। अब लेकिन रजिस्टर तो हो गई, पर एक दिक्कत आ गई। अगर उसके अंदर कोई सी फॉल्स इन्फॉर्मेशन हुई या ऐसी इन्फॉर्मेशन हुई जो हमसे छुप गई या हमने जानबूझ के छुपा ली, है ना, तो इस चीज़ में क्या होगा। अगर इसमें होगा 2 केस। फॉल्स इन्फॉर्मेशन, पूरा लिखता हूँ लोगों। फर्निशिंग का मतलब बनाया है, ऑफ फॉल्स इन्फॉर्मेशन, हमने झूठी इन्फॉर्मेशन दे दी, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी, या फिर सप्रेस कर दिया हमने। सप्रेस का मतलब दबा दिया बात को। और मटेरियल सप्रेस कर दिया हमने मटेरियल को, कि हमने नहीं कराया था, ऐसे करके हमने बोल दिया। या फिर हमने कोई सा डॉक्यूमेंट ही छुपा लिया कि इस बंदे का हमें पता ही नहीं है, ऐसे करके। या फिर हमने कोई चीज़ दी ही नहीं, सपरेशन कर दिया हमने किसी भी चीज़ का। तो ये 2 टाइम पे हो सकता है। या तो जब इनकॉर्पोरेशन हो रहा हो उसी टाइम पे, तभी पता चल जाए सामने वाले को, वो ऐसे आँख ऐसा घुमा रहा हो, ऐसे दिख जाए उसको कि आओ इसने तो गलती करी है, तो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे। ऐसे लिखते हैं ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन हो सकता है। और एक केस क्या हो सकता है, आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, या फिर इस वाले को क्या बोल सकते हैं, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। एक होता है प्री और एक होता है पोस्ट। तो ये ड्यूरिंग हो गया और ये पोस्ट हो गया, मतलब बाद में इनकॉर्पोरेशन की। तो अगर ड्यूरिंग हो गया तब तो देखो उतनी वो नहीं है, ज़्यादा तुम्हारे को पकड़ेंगे नहीं। तो किसको पकड़ेंगे, जिस भी पर्सन ने गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई, एनी पर्सन जिसने फर्निश करा फॉल्स इन्फॉर्मेशन, है ना, उसको पकड़ेंगे। जिसने गलत बात बताई उसको पकड़ेंगे। और जो उससे जुड़ा होगा, जिसको मतलब ये बात पता होगी, अवेयर दैट डॉक्यूमेंट इज़ फॉल्स, इसको पता था कि डॉक्यूमेंट गलत है, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा ना, अंडर सेक्शन 447 होता है सेक्शन हमारा फ्रॉड का, इसके ऊपर 447 सेक्शन लग जाएगा कि तू भाई फ्रॉड कर रहा है हमारे साथ, ऐसे करके। लेकिन अगर यही बात अगर इनकॉर्पोरेशन के बाद हुई, तब तो ये ज़्यादा गलती हो गई ना। अब इसमें क्या करेंगे, सबको ही पकड़ लेंगे। किस को पकड़ लेंगे, प्रोमोटर जो हमने पढ़ा, कौन कौन हो सकता है, डायरेक्टर, मैनेजर या सेक्रेटरी, तीनों में से कोई भी हो सकता है, जो मतलब स्टार्ट करा कंपनी को, उसको पकड़ेंगे। साथ साथ किसको पकड़ेंगे, पर्सन नेम्ड एज फर्स्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर जो बनना चाहता है पहला डायरेक्टर, उसको पकड़ लेंगे। जो पर्सन डिक्लेरेशन दे रहा है, CA को भी पकड़ लेंगे कि कैसे भाई तू चेक कर रहा था, तेरे को नहीं पता चल रहा। CS ऐसे बोल देते हैं, डायरेक्टर जिसने डिक्लेरेशन दिया, सबको पकड़ लेंगे। और क्या बोल देंगे, सारे लोग आओ और अंडर सेक्शन 447 आके चक्की पीसिंग फ्रॉड वाला, ख़त्म। इतने पे हमारा हो जाता है, ये चीज़ तो ख़त्म हो जाता है कि मेन चीज़ होती है ख़त्म। अब खाली एक चीज़ आती है कि अब अगर ये वाली चीज़ कर दी हमने, इनमें से कोई भी चीज़ ऊपर की 447 वाली, तो अब देखो ये तो उन बंदों के ऊपर हो गया, पर अब कंपनी का क्या करना है, कंपनी का कुछ तो होगा ना। अगर बन गई है इस वाले केस में, देखो इस वाले केस में तो कंपनी बन गई है ना, पोस्ट इनकॉर्पोरेशन है, तो
कंपनी तो बन चुकी है, अब क्या करना है, अब ट्रिब्यूनल के हाथ में दे दिया। ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल होता है जैसे लोगों के लिए कोर्ट होता है, वैसे ही कंपनियों के लिए ट्रिब्यूनल होता है। ट्रिब्यूनल भी नहीं, डायरेक्ट वो तो NCLT, नेशनल के आगे क्या होता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल होता है। ये ट्रिब्यूनल क्या होगा ना, अब ये ऑर्डर करेगा, ये ऑर्डर में ना कुछ भी बोल सकता है। देखो ऊपर तो कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, लेकिन लास्ट में दे रखा है कि पास सच ऑर्डर एज इट में डीम फिट, मतलब जो उसको सही लगे। वो बोल दे कि भाई तू कंपनी है ना, तू 4 साल तक तेरे अंदर कोई नहीं रहेगा, या फिर तू बंद हो जाएगी, या फिर तू जाके दूसरी कंपनी से मिल जा, ऐसा करके। तो जैसे वो बोल देगा, वो जो उसको ठीक लगेगा वो कर सकता है। और ऑर्डर पास करेगा, और ऑर्डर के अंदर क्या होगा, ऑर्डर के अंदर क्या होगा, ऑर्डर के अंदर क्या होगा, कि या तो वो क्या करेगा, जो उसको ठीक लगेगा वो करेगा, एज इट में डीम फिट। दूसरी चीज़ और क्या कर सकता है, ऑर्डर देगा, मतलब डायरेक्ट करेगा कि लायबिलिटी जो है मेंबर की, वो अब अनलिमिटेड कर दी मैंने, कि अब सारे पैसे तुम ले लो जाके, अनलिमिटेड वाले जो मेंबर है ना, मेंबर जो हो गए सबके अनलिमिटेड कर दी, तुमसे जाके पैसे ले लो। या तो बोल देगा कि कंपनी का नाम रजिस्टर में से हटा दो, कंपनी का नाम रजिस्टर में लिखा होगा ऐसे करके, कंपनी उसको काट दो, हटा दो वहाँ से, ऐसे करके कर देना। या तो बोल देगा कि चलो भाई वाइंड अप करना ही शुरू कर दो, वाइंड अप कर दो, तो कुछ भी बोल सकता है वो। अब यहाँ देखो, यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट एंड इंफॉर्मेशन विद रजिस्ट्रार, ये वाली चीज़ नहीं याद करनी, ठीक है? जो ऊपर मैंने लिखा है वही याद करना है। इसमें बहुत बुरी तरीके से लिखा हुआ है, इशू ऑफ सर्टिफिकेट, CIN नंबर, कॉपी मेंटेन करनी है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया तो क्या होगा, 447 लग जाएगा, है ना? ये सारी चीज़ पढ़ ली हमने। गलत इन्फॉर्मेशन दे दी, सप्रेस कर दिया कोई सा, तो उसके ऊपर भी 447 लग जाएगा। कंपनी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट, मतलब पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, और एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन, पढ़ लिया हमने। ट्रिब्यूनल ऑर्डर पार कर सकता है कुछ भी, जो उसको ठीक लगे, जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगे वो कर सकता है ना? और देखो लास्ट में तो लिख दिया है कि कोई भी कुछ भी करे, मतलब जो उसकी मर्जी होगी वो करेगा। या तो ऑर्डर कर देगा वाइंड अप करने का, रिमूव कर देगा नाम कंपनी का, लाइबिलिटी जो होगी मेंबर की सबको अनलिमिटेड कर देगा। लेकिन 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 एक इसमें ऐसे एक पॉइंट ऐसा छुपा के दे रखा है, प्रोवाइडेड दैट, अगर कुछ भी वो ऑर्डर पास करेगा ना, तो उसको कंपनी को रीज़नेबल अपॉर्चुनिटी तो देनी पड़ेगी कि भाई चलो मैं तो सुन लिया ये चीज़, लेकिन तू भी बता दे कि और कोई तेरे को शंका परेशानी है, नहीं तो वो बोलेगा ये तो अनफेयर है, मेरे से तो सुना ही नहीं, सबकी सुन ली, मेरी सुनी ही नहीं। और दूसरी चीज़ कि अगर जो ट्रांजैक्शन चल रही है, मतलब जो ट्रांजैक्शन चल रही है उस चीज़ को तो पूरा करने का टाइम देंगे, खाली इतना ही चीज़ है। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होता है कि रजिस्टर होने के बाद क्या हो जाएगा, देखो अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था कंपनी का, इनकॉर्पोरेशन नहीं हुआ था, पर अब अगर इनकॉर्पोरेशन हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें मिल गया, तो अब क्या होगा, बताओ? अब जो है ना, वो जो कंपनी है वो एक्वायर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी को, मूवेबल इमूवेबल दोनों को, टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल हो। यही चीज़ पढ़ना है खाली, और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है? रजिस्टर्ड कंपनी शॉल बी केपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शन ऑफ इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, मतलब अब जो रजिस्टर्ड कंपनी है ना, वो सारी चीज़ें कर सकती है जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी कर सकती है। ये क्या बात है, इनकॉर्पोरेट हो गई तो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जैसे ही काम करेगी ना। और दूसरी चीज़, उसके पास परपीचुअल सक्सेशन आ जाएगा। परपीचुअल सक्सेशन मतलब बंदा मरे, उसका मेंबर्स मरे चाहे मेंबर्स बदले, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो चलती रहेगी। और उसके बाद क्या पावर आ जाएगी कि वो होल्ड कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, ज़मीन खरीद सकती है, मशीन बेच सकती है, ज़मीन बेच सकती है, डिस्पोज कर सकती है प्रॉपर्टी को, इमूवेबल हो, मूवेबल हो, टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, सबको। स्यू भी हो सकती है, स्यू भी कर सकती है,
मतलब पूरा पूरा सेम टू सेम पॉइंट, ये चाहे परपेचुअल सक्सेशन में लिख दो, ये चाहे इधर लिख दो, सेपरेट लीगल एंटिटी में लिख दो, चाहे जिसमें लिख दो, सेम बात है तीनों में। ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, हटाओ। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है कि एमओए और एओए के अंदर क्या होता है, एमओए और एओ का इफेक्ट क्या होता है। एमओए और एओए का इफेक्ट जानने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा क्या, एमओए और एओए, एमओए और एओए, एओए एओए, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सबसे पहली बात बता देता हूँ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ये होता है एक पब्लिक डॉक्यूमेंट। इसको ऐसे लिखना, इट इज़ अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। पहली चीज़ कि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है। दूसरा चीज़, इट कंटेन्स, क्या क्या कंटेन करता है इसके अंदर, ये 5 चीज़ याद कर लेना। क्या क्या लिखवाता हूँ अभी, इससे बड़ा हो ही नहीं पा रहा ये। इट कंटेन्स नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, जिसके अंदर नेम क्लॉज के अंदर नाम लिखा रहेगा कंपनी का। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वो लिखा रहेगा। तीसरा चीज़, लायबिलिटी क्लॉज की कंपनी कैसी वाली है, लिमिटेड लायबिलिटी वाली है, अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली है, या कौन सी वाली है। चौथा चीज़, कैपिटल क्लॉज, कैपिटल कैसा है कंपनी का, वो चीज़ लिखी रहेगी। कैपिटल कैसा है का मतलब ऑथराइज कैपिटल कितनी है, शेयर कितने हैं, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती है। अगली चीज़, नॉमिनी क्लॉज, नॉमिनी क्लॉज कल भी पढ़े थे उसमें ओपीसी में कि नॉमिनी क्लॉज सेक्शन 13 का कुछ भी मतलब जो ओपीसी होती है उसमें, ओपीसी जो होती है उसमें नॉमिनी क्लॉज चेंज नहीं होता, नॉमिनी चेंज होता है पर क्लॉज चेंज नहीं होता, मतलब एमओए इफेक्ट नहीं होता। और क्या चीज़, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन को हम ऐसे नहीं करते, सब्सक्रिप्शन या तो सब्सक्रिप्शन बोल दो या तो एसोसिएशन बोल दो। सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज कुछ नहीं होता है, एक डिक्लेरेशन होता है कि हाँ कंपनी जो है सब्सक्राइब, इसको जो है सब्सक्राइब करा है, ये एसोसिएट हो गई है, कंपनी बन गई है। और लास्ट चीज़ है सबसे मेन, ऑब्जेक्ट क्लॉज की कंपनी आखिर करेगी क्या, कंपनी आखिर करेगी क्या, ये सारी चीज़ लिखी रहती है एमओए के अंदर। ये 2 चीज़ लिखेंगे और काम खत्म, इतना ही चीज़ होता है एमओए के अंदर। सबसे पहली चीज़ की ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और इसके अंदर नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और नॉमिनी क्लॉज लिखा रहता है। और सब्सक्रिप्शन क्लॉज और ऑब्जेक्ट क्लॉज सबसे मेन होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्योंकि ऑब्जेक्ट वैसे सारी चीज़ मेन है पर ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर हमारे पास थोड़ा डिटेल आ जाएगा, क्योंकि आगे हम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पढ़ेंगे, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट क्लॉज के बारे में बता दे रखा है। तो देखो एमओए के अंदर क्या होता है, एमओए के अंदर क्या होता है कि एमओए होता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर ऑफ कंपनी, कि कंपनी के पास क्या क्या चीज़ की पावर है, ये चीज़ लिखा रहता है। मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसके अंदर कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, ऑब्जेक्ट लिखा रहता है कि कंपनी क्यों फॉर्म हुई है, आइडेंटिफाई पॉसिबल स्कोप, शेयर होल्डर, क्रेडिटर, ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ नहीं लिखनी। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और हर एक पर्सन को इस चीज़ के साथ इस चीज़ मतलब ये चीज़ देखो, कंपनी की एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे कंपनी का एमओए होता है, कुछ पैसे दे के हम उसमें से वो डाउनलोड कर सकते हैं। और एमओए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो शेयर होल्डर पैसे लगाएगा उसको पता होना चाहिए ना कि वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहा है, उसको पता होना चाहिए ना कैसी कंपनी है। खाली इस चीज़ के लिए जो है ये ज़रूरी होता है। कंपनी को मेमोरेंडम बनाना ही बनाना पड़ेगा चाहे जो हो। ये टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, ये सब चीज़ ज़रूरी नहीं है, उतना ज़रूरी नहीं है। हमें ये याद करना है, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम। सबसे पहला नेम क्लॉज, नेम क्लॉज में नाम लिखा रहता है लास्ट वर्ड के साथ कि लास्ट में क्या आएगा, लिमिटेड आएगा, प्राइवेट लिमिटेड आएगा वो भी, और साथ में कंपनी का नाम। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या पूछता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इसको एक और चीज़ क्या बोलते हैं, डोमेसाइल क्लॉज।
डोमेसाइल ऐसे लिखते हैं, DOMICILE, डोमेसाइल क्लॉज। तीसरा चीज़ आता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, कि किस चीज़ के लिए कंपनी बनी है ये बताना पड़ता है। और अगली चीज़ लाइबिलिटी क्लॉज, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब एसेट जुड़ा हुआ है कि जब बाउंड अप होगा तो एसेट बेच के पैसा देंगे, ऐसा सब कुछ। या फिर उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कैपिटल क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज आता है हमारे पास। एसोसिएशन क्लॉज क्या होता है, सब्सक्राइबर के बारे में सब चीज़ लिखा रहता है एसोसिएशन क्लॉज में, और उसका जो डिक्लेरेशन होता है ना वो चीज़ इसके अंदर होता है। हर सब्सक्राइबर और हर मेमोरेंडम को कम से कम एक शेयर तो उसके पास होना चाहिए उसके नाम पे। ये खाली सब्सक्राइबर वाले में लिखा रहता है, एसोसिएशन क्लॉज में लिखा रहता है। ओपीसी के केस में जो नेम ऑफ पर्सन होता है, हु इन द डिफेंस सोल बी बिकम द मेंबर, ये सब तो चीज़ तो हमने पढ़ लिया ना। ओपीसी के केस में जो नॉमिनी का नाम दिया रहता है वो बंदा मेंबर बन जाता है। मेमोरेंडम जो होता है वो प्रिंट डिवाइड इनटू पैराग्राफ नंबर, ये वाली चीज़ हमें नहीं करनी, छोड़ो। ओपीसी के केस में एक विटनेस ज़रूरी है जो कि सिग्नेचर करेगा, नहीं पढ़नी। कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन कैन दो एजेंट रेंडम माइनर और कैनॉट बी सिग्नेटरी टू द नॉट कंपनी। ये सब चीज़ नहीं पढ़नी, नहीं पढ़नी। अब ये देखो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ये आ गया डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इसको सिंपल देखो ऐसे याद करना है कि इसके अंदर जो होता है ना, एमओए के अंदर क्या होता है, ये ना ऑब्जेक्ट मेंशन करा रहता है हमने कि ये हम कर सकते हैं, और जो नहीं लिखा वो हम नहीं कर सकते हैं। अगर वो करते हैं जो नहीं लिखा तो वो हो जाता है वॉइड अब इनिशियो। वॉइड अब इनिशियो का मतलब कि ये चीज़ तो हम कर ही नहीं सकते, तो ये चीज़ हमारा वॉइड हो गया, है ना। कंपनी अपनी दी गई शक्तियों का ही इस्तेमाल कर सकती है सिर्फ, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती। ये चीज़ लिखा रहता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस में। यहाँ देखो लिखा हुआ है, मीनिंग टर्म अल्ट्रा वायरस इज सिंपली बियॉन्ड देयर पावर्स। अल्ट्रा वायरस ओनली एक्सेस टू लीगल पावर ऑफ द डूअर्स। द प्री सपोज द पावर इन देयर नेचर आर लिमिटेड। तो इसको सिंपल खाली इतना लिखना है कि द इट इज़ पावर, द पावर ऑफ द पावर ऑफ द कंपनी आर लिमिटेड to the power of company is limited to the object mentioned in the MOA. If anything done beyond the power या फिर beyond the object mentioned in the MOA, that will be void ab initio। ऐसे करके हम लिख देंगे। फिर से ये तो सिंपल चीज़ हो गया, ये तो फैक्ट ऑफ केस है। अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट कैन नेवर बी मेड बाइंडिंग ऑन द कंपनी। इट कैन बिकम इंट्रा वायरस बाय रीजन एस्टोपल इक्वेशन। ये सब चीज़ से क्वेश्चन नहीं आएंगे। देखो ये लिखा हुआ है, व्हेन एन एक्ट इज परफॉर्म विच थ्रू लीगल इन इटसेल्फ इज़ नॉट ऑथराइज बाय द ऑब्जेक्ट। बेशक से वो चीज़ लीगल हो, बेशक से वो खाली आम बेच रहा हो, बेशक से वो आइसक्रीम बेचता था लेकिन अब वो चॉकलेट भी बेचने लग गया, तो इस चीज़ में उस चीज़ को अपने सब्सक्राइबर का तो उसको कंसेंट लेना पड़ेगा ना कि देख भाई मैं ऐसा कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, तो तू मेरे को परमिशन देगा। तो अगर उसने नहीं लिया और ऐसे ही डायरेक्ट करने लग गया तो इससे तो उसके सब्सक्राइबर हो जाएंगे नाराज़ कि हमारे दिए हुए पैसे को ये कहीं और लगा रहा है। इसलिए इसमें बोल दिया कि वो चीज़ आप कर ही नहीं सकते। जो नॉट ऑथराइज है हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में मेमोरेंडम के, वो नल और वॉइड हो जाता है। वो चीज़ हम कर ही नहीं सकते, जो चीज़ हमारे ऑब्जेक्ट क्लॉज में नहीं लिखा वो हम कर ही नहीं सकते। अगर हमने करा तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। एन एक्ट विच इज़ अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर। जो एक्ट जो पावर के बाहर है हमारी, मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर है, कंपनी उसको रेटिफाई नहीं कर सकती। मतलब पहले कर दी और बाद में बोले हाँ ठीक है ये वाला हम बाद में कंसेंट ले लेंगे उनसे, अपने शेयर होल्डर से, तो ये नहीं कर सकती। जो एक्ट अल्ट्रा वायरस है, an act which is ultra virus that directed but intra virus the company can be ratified by the member of company through a resolution passed at general meeting। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर कोई एक्ट अल्ट्रा वायरस है वो हमने पहले कर दिया। अब देखो
यहाँ पे कहने का मतलब है कि जैसे हमने इस जगह पे वो काम कर दिया, तो हम यहाँ जाके अब अपने शेयर होल्डर से बोलेंगे कि हमने ये काम करा, क्या तुम आप लोग हमको ये चीज़ करने दोगे? अगर वो बोल देंगे हाँ, तो ठीक है, उसको हम मान लेंगे, कर सकते हैं। लेकिन अगर बोल देंगे ना, तो ये चीज़ हमारी फिर से वॉइड अब इनिशियो हो जाएगी। पर इस केस में क्या है, इस केस में ये है कि अगर देखो, अगर कोई सा एक्ट जो है वो अल्ट्रा वायरस है, मतलब बियॉन्ड द पावर है, मतलब ऑब्जेक्ट के बाहर का है, कि ये हमारा ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा हुआ है, डायरेक्टर के, मतलब डायरेक्टर जो काम कर सकता था ना, वो नहीं है ये। मतलब डायरेक्टर को तो कुछ कुछ कामों का वो दे रखा है कि डायरेक्टर खाली इतने इतने काम कर सकता है। अगर वो डायरेक्टर ने उसके बाहर का कोई सा काम करा, लेकिन वो कंपनी के इंट्रा वायरस है, मतलब कंपनी कर सकती है लेकिन डायरेक्टर नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है, वो रेटिफाइड हो सकता है। देखो, डायरेक्टर जो है वो काम नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी कर सकती है। इसका एग्ज़ाम्पल कैसे है? इसका एग्ज़ाम्पल तो मेरे को पता नहीं है, छोड़ो, लेकिन खाली समझ लो इसको। देखो, जो काम डायरेक्टर कर सकता है, जो काम डायरेक्टर नहीं कर सकता है, अल्ट्रा वायरस लिखा हुआ है ना, अल्ट्रा वायरस का मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर के पावर के बाहर की चीज़ है, लेकिन कंपनी के पावर में है वो चीज़। तो ये चीज़ तो रेटिफाई हो सकती है। जब कंपनी के ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है वो चीज़, तो कंपनी तो कर सकती है, लेकिन डायरेक्टर नहीं कर सकता। और कोई तो करेगा कंपनी के अंदर, दूसरा बंदा कर देगा, सीए कर देगा कंपनी का, चाहे जो कर देगा कंपनी के अंदर, जो दूसरे एम्प्लॉय होंगे वो कर देंगे, है ना। तो कंपनी के इंट्रा वायरस है, पर डायरेक्टर के अल्ट्रा वायरस है, मतलब डायरेक्टर के पावर के बाहर है। तो ये चीज़ ना रेटिफाई हो सकती है, ऊपर रेटिफाई नहीं हो सकती थी। जब वो शेयर होल्डर का कंसेंट लेने के बाद हम उसको रेटिफाई नहीं कर सकते थे। हो मैंने यहाँ गलत बता दिया क्या? ये कैन नॉट बी नोटिफाइड है, मतलब चाहे बेशक से ना हम पहले कोई सा काम कर लें। यहाँ पे देखो, कोई अगर एक्ट अल्ट्रा वायरस है कंपनी है, मतलब पावर के बाहर है, तो वो जो है ना, वो हम बाद में भी जाके रेटिफाई नहीं कर सकते, वो बाद में भी वॉइड रहेगा, चाहे हम शेयर होल्डर से भी बोल दें। हमें पहले शेयर होल्डर से पूछना पड़ेगा, उसके बाद हम कर सकते हैं। शेयर होल्डर से पूछेंगे, न्यूज़पेपर में डालेंगे कि हम ये कर रहे हैं, ताकि हमारे सारे शेयर होल्डर को पता चल जाए, और तब हम कर सकते हैं। इसका एक प्रोसेस होता है बड़ा सा, कि 2 न्यूज़पेपर में देना होता है, एक इंग्लिश देना होता है, एक वर्नाक्युलर मतलब वहाँ की लैंग्वेज का, ऐसे करके होता है। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें देनी होती है कि पहले हमने कितना काम करा, अभी वाले में हम क्या क्या करना चाहते हैं, कितना पैसा हम उठाना चाहते हैं, ये सारी चीज़ हम बताते हैं उसमें। तो इसलिए ये वाली चीज़ भी रेटिफाई नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली रेटिफाई हो सकती है, कैन बी रेटिफाइड लिखा हुआ है। क्या चीज़? जो कंपनी के उसमें है, इंट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस नहीं, इंट्रा वायरस। इफ़ एन एक्ट इज़ अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल्स, अगर कोई सा चीज़ जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के वो है। आर्टिकल्स क्या होता है? आर्टिकल होता है हमारा रूल्स ऑफ कंपनी। आर्टिकल्स होता है हमारा कंपनी के रूल्स, कंपनी के रूल्स को हम बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, मेनली जो है तो रूल लिखा रहता है। ये रेटिफाई कब हो सकता है? अल्टर करेंगे आर्टिकल को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रेजोल्यूशन कल बताया था, 75% मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन, 50% मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। अब अगली चीज़, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन यहाँ आ गया। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो होता है, ये क्या होता है? रूल्स और रेगुलेशन होती हैं जो कि फ्रेम करी जाती है इंटरनल अफेयर के लिए, मतलब अंदर की सारी चीज़ों के लिए जो रूल्स बने होते हैं उसको आर्टिकल कहा जाता है। जैसे कि मेमोरेंडम जो होता है हमारा, वो फंडामेंटल कंडीशन को बताता है, वैसे ही आर्टिकल जो होता है अंदर के रूल्स को बताता है। इसमें से देख के हम कंपनी के रूल्स बनाते हैं, मतलब कंपनी के रूल्स को देख के हम अपने रूल्स बनाते हैं इसमें। अगली चीज़ सेक्शन 5 के अंदर क्या लिखा हुआ है? सेक्शन 5 वैसे होता है हमारा आर्टिकल्स लिखा हुआ है। सेक्शन 5 होता है हमारा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसके अंदर लिखा हुआ है कि इसके अंदर हमारे रेगुलेशन लिखे रहते हैं, मैटर लिखे रहते हैं, क्या क्या चीज़ आएंगी, प्रोविज़न लिखे रहते हैं एंट्रेंचमेंट के। एंट्रेंचमेंट क्या होता है? एंट्रेंचमेंट क्या होता है? एंट्रेंचमेंट बता देता हूँ। अभी हमने क्या पढ़ा? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। चल जा पैन। समझ आ जा रहा है? 50% से ज़्यादा लोग जब एग्री कर जाते हैं तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो जाता है। स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है?
स्पेशल नाम में ही है तो थोड़े ज़्यादा बंदे चाहिए। 75% से ज़्यादा बंदे जब हो जाते हैं तो वो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। पर तीसरी चीज़ आती है एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट क्या होता है? एंट्रेंचमेंट जो होता है ना, ये हमारा उससे भी बड़ा होता है, स्पेशल रेजोल्यूशन से भी। स्पेशल रेजोल्यूशन 75% पे है, तो ये 75 से ऊपर कितने भी लोग अगर बोलेंगे कि हम एंट्रेंचमेंट पास करना चाहते हैं, तो वो 75% से ऊपर वाला जो भी चीज़ होगा वो एंट्रेंचमेंट हो जाता है। ये जो होता है ना, स्ट्रिक्ट होता है उससे भी ज़्यादा। जैसे यहाँ पे देखो लिखा होगा, द प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट शॉल ओनली बी मेड ईदर ऑन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। या तो देखो फॉर्मेशन पे ही बना देंगे या फिर अमेंडमेंट करके बनाएंगे आर्टिकल का। या तो जब कंपनी बन रही उस टाइम पे आर्टिकल हम लिख के देते हैं ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तभी दे देंगे कि ये एंट्रेंचमेंट है, कि हमारे में से अगर कोई भी डायरेक्टर बाहर जाना चाहता है तो उसको 90% लोगों का वो लगेगा, 75% का नहीं लगेगा, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। या फिर अमेंडमेंट करेंगे हम आर्टिकल में। आर्टिकल में अमेंडमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। अमेंडमेंट पास करेंगे और उसके लिए एंट्रेंचमेंट डाल देंगे कि हमें एक चीज़ के इसके लिए हमें 80% लोग का या 90% लोग का वो चाहिए। नोटिस हमें देना पड़ेगा हमें आर्टिकल्स में, और क्या, उस फॉर्म में, उस मैनर में जो कि प्रेस्क्राइब है। प्रेस्क्राइब वगैरह वाली चीज़ नहीं पढ़ेंगे। फॉर्म ऑफ आर्टिकल ये सब छोड़ो, मॉडल आर्टिकल छोड़ो, फालतू चीज़। एम ओ और ए ओ में क्या डिफरेंस होता है? एम ओ ए जो होता है उसके अंदर तो हमने देखा कि सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, ऑब्जेक्ट वगैरह लिखा रहता है, नाम लिखा रहता है। लेकिन आर्टिकल क्या होता है? ये खाली रूल्स और रेगुलेशन बताता है। एम ओ ए का रिलेशन किससे होता है? कि आउटसाइड वर्ल्ड से भी होता है, सारे लोग देख सकते हैं। लेकिन आर्टिकल्स का क्या होता है? इनसाइड के लोगों से होता है और उसके मेंबर से होता है कि आपस में ये लोग कैसे रहेंगे। दोनों को ही वो करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? अल्ट्रेशन करने के लिए, एमओए का करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखी होती है सेक्शन 13 के अंदर। एओए में अगर कुछ करना है तो सेक्शन 14 के अंदर दिया रहता है। अल्ट्रा वायरस के बारे में कि बियॉन्ड द मेमोरेंडम हम नहीं जा सकते, ये रेटिफाइड नहीं हो सकता, ये जो हमने ऊपर पढ़ा था। लेकिन जो एक्ट अल्ट्रा वायरस आर्टिकल्स होगा वो रेटिफाई हो सकता है स्पेशल रेजोल्यूशन से। जो अगर हमने रूल्स को पार कर दिया, जो रूल्स और रेगुलेशन बनाई थी उसमें, उसको अगर हमने पार कर दिया तो उसको हम स्पेशल रेजोल्यूशन देके हम उसको सुधार सकते हैं। पर मेमोरेंडम में हमने देखा ना कि उसको रेटिफाई नहीं कर सकते, पहले काम कर देंगे बाद में बोलेंगे चलो भाई शेयर होल्डर से पूछ रहे, तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन में पहले अगर रूल तोड़ दिया तो उसको बाद में सही करा जा सकता है। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर मैनेजमेंट की बात आ गई। इंडोर मैनेजमेंट की देखो, इंडोर मैनेजमेंट और हमारा एक और चीज़ है डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ये दोनों जो है ना आपस में थोड़े थोड़े जुड़े हुए हैं। इसको अगर हमें याद करना है तो सबसे पहले देखो कंस्ट्रक्टिव नोटिस को मैं याद करवाता हूँ। ये भी एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, मतलब एक होता है पब्लिक डॉक्यूमेंट और एक होता है नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट। एक होता है पब्लिक, खुद ही से चल रहा है। एक होता है हमारे पास पब्लिक डॉक्यूमेंट और एक होता है हमारे पास नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट। जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है उसको माना जाता है कि ये डीम्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस है। मतलब एनी पर्सन, कोई सा भी पर्सन अगर उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट में आता है कंपनी के साथ, तो उसके पास जो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है ना उसकी तो नॉलेज होती ही है। जैसे कि हमने बोला कि कोई भी बंदा जाके एमओए निकाल के पढ़ सकता है, तो एमओए की, एओए का, है ना, इन सब चीज़ के जो है ना, और भी जो डॉक्यूमेंट आउटसाइडर को जो अवेलेबल है उन सब चीज़ के लिए जो होता है ये कंस्ट्रक्टिव नोटिस होता है। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो इधर लिखा हुआ है कंस्ट्रक्टिव नोटिस, उसका मतलब है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ना वो मान लिए जाते हैं कि उस बंदे ने पढ़े ही होंगे, बेशक जो वो पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। और जो नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट है वो तो नहीं पढ़ेगा, है ना, वो तो पढ़ ही नहीं सकता, कैसे पढ़ेगा। कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है ये क्या करता है? कंपनी को बचाता है। कंपनी को किससे बताता है? कंपनी को किससे बचाता है? आउटसाइडर से। कि बाहर वाला आके बोल दे कि भाई तेरे पब्लिक डॉक्यूमेंट तूने दिए थोड़ी थे कि मैं पढ़ूँ, तो पब्लिक ये जो है ना आउटसाइडर से बचाता है कंपनी को। ऐसे सील्ड बना देता है कि जो भाई पहले एमओए पढ़, उसके बाद हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करियो। पर इंडोर मैनेजमेंट ना इसका उल्टा ही है। इसका उल्टा कैसे है? जैसे अब देखो, अब ये नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट की बात करता है। इंडोर मैनेजमेंट जो होता है
वो इंडोर की ही गलती बताता है। इंडोर मैनेजमेंट क्या होता है? इंडोर की ही गलती बताता है। होता है कि आउटसाइडर को नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट की तो नॉलेज है ही नहीं, है ना। नहीं मतलब आउटसाइडर को नॉन पब्लिक डॉक्यूमेंट जो है उसको नॉलेज होनी ही नहीं चाहिए ना। कैसे होगी? वो तो नॉन पब्लिक है, पब्लिक में थोड़ी है। तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि जो सारे प्रोसीजर अंदर होने चाहिए थे, जो कंपनी के अंदर होने चाहिए थे, वो फॉलो ही हुए होंगे। तो इससे क्या होगा ना, ये आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देना है। नाम उसका इंडोर है, लेकिन ना काम क्या कर रहा है? आउटसाइडर को प्रोटेक्शन देना है। हाँ, और कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या हो रहा है कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस अंदर वाले बंदों को प्रोटेक्ट कर रहा है, और इंडोर मैनेजमेंट बाहर वाले को प्रोटेक्ट कर रहा है। तो इसको लिखेंगे कैसे, वो मैं नीचे दे दूँगा। और इसको वैसे लिखना है, आसान है बहुत। अब दोनों में एक ना रिलेशन है, इन दोनों में, कंस्ट्रक्टिव नोटिस में और इंडोर मैनेजमेंट में, दोनों में एक वो है रिलेशन जिसको एक्सेप्शन बोलते हैं। देखो हमने अभी क्या पढ़ा कि डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट में हमने पढ़ा कि आउटसाइडर जो है ना, आउटसाइडर उसको जो है पब्लिक डॉक्यूमेंट की नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तो एज्यूम कर लेते हैं कि सारे जो प्रोसीजर अंदर होने चाहिए थे। जैसे अब एक बंदा है, इसका नाम है आर, मिस्टर आर गया और एक कंपनी में मतलब इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, है ना, कि मैं तुमको इतने सामान दूंगा, या फिर ये कुछ भी ऐसे करके उसने कॉन्ट्रैक्ट करा। और उसने ना इसकी कंपनी के MOA AOA पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। तो अब अंदर वो क्या सोचेगा, MOA AOA पढ़ा, भाई अच्छी कंपनी है, तो ये क्या मान लेगा कि अंदर जो भी काम होने होंगे ना वो तो पूरे होंगे ही। डायरेक्टर उस पर्चे पे साइन करेगा ही, जो सामान मैं दूंगा उसके ऊपर इनका इनवॉइस, मेरा जो इनवॉइस बनेगा वो सब, ये सब देखेंगे ही। मतलब ये सारे काम तो होंगे ही, है ना। तो ये सब जो काम होंगे, उसके बाद ये मेरे को क्या कहता है, पैसे देंगे ही। पर अब अंदर जो है ना कुछ दिक्कत हो गई, डायरेक्टर साइन ही नहीं करा उस पर, तो अब ये पास नहीं हुआ तो इसका सामान ही नहीं, मतलब वो हमारे पास एंट्री नहीं हुई। तो इसमें क्या होगा कि ये जो आर जो है इसका तो घाटा हो जाएगा ना। तो इसमें क्या होगा कि ये आ जाएगा इंडोर मैनेजमेंट कूद के हीरो की तरह, कि भाई मैं तेरे को बचा लूँगा मिस्टर आर, मैं तेरे को बचा लूँगा, और ये जो कंपनी है इसको ही हम जो है पकड़ेंगे और पीट देंगे। मिस्टर आर को बचा लेगा इंडोर मैनेजमेंट की दीवार, डॉक्ट्राइन, कि अंदर कंपनी की गलती है, उसका भुगतान तू क्यों भरेगा, ऐसा करके। लेकिन अब इसके जो है ना एक वो आ गया, एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या आ गया? एक्सेप्शन आ गया कि मान लो अब देखो 3 एक्सेप्शन होंगे। पहली चीज़, क्यों जो बंदा है उसको नॉलेज थी रेगुलरिटी की, अंदर का ही बंदा है, मतलब ऐसा समझ लो, नॉलेज है इरेगुलरिटी की। किसको नॉलेज होगी इरेगुलरिटी की? जो अंदर का बंदा होगा, अंदर का ही बंदा है। मतलब मान लो ये मिस्टर आर जो है ना, चुपके से, ये मिस्टर आर जो है ये डायरेक्टर ही था, अभी डायरेक्टर है, अपनी दूसरी जगह से सामान उठा के और कंपनी को बेचता है, और इसी ने साइन नहीं करे। तो इसमें किसकी गलती? बेशक से ना दूसरे बंदे ने साइन ना कराओ, बेशक से मान लो दूसरे ऑफिसर ने साइन ना कराओ, लेकिन मान लेंगे कि ये तो अंदर का ही बंदा है ना, तो इसी की गलती होगी, ये तो करा सकता था काम, तो क्यों नहीं कराया? इसको नॉलेज थी कि रेगुलरिटी है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है। तो इसमें जो है ना इंडोर मैनेजमेंट बोलेगा मैं नहीं बचा रहा अब तेरे को। दूसरी चीज़, नेग्लिजेंस, मतलब थोड़ी सी भी अगर कोशिश कर लेता ना, थोड़ी सी अगर कोशिश कर लेता ना, तो पता चल जाता है इसको। अब देखो ये इधर जा रहा है, और ये कंपनी है एक, और ये क्या करते हैं ना, घर बेचती है, लोगों को घर बेचती है। अब ये गया, मिस्टर एक्स गया, बोला भाई मेरे को घर दे दो। तो ये जाके ना किससे करेगा ये बात, किससे करेगा? मिस्टर एक्स जो है किससे बात करेगा? ये बात करेगा इसके वो जो बिल्डिंग बेचता है उससे बात करेगा। अभी जाके उस कंपनी के CA से बात कर रहा है, उस कंपनी में जो CA है ना उससे बात कर रहा है कि सर मेरे को एक ज़मीन दिलवा दो, और बोले ठीक है दिलवा देंगे। तो और इसने इसको पैसे दे दिए। अब ये CA घर जाके भूल गया कि इसको ज़मीन दिलानी दी। तो इसमें क्या है ना, ये थोड़ी सी तो ट्राई कर सकता था ना कि भाई ये CA है, ये थोड़ी ज़मीन बेचेगा, अंदर जाके ज़मीन खरीद, तो बंदा बेचने वाला है। तो इसमें
इसकी नेग्लिजेंस की वजह से इसका काटा हुआ है, तो इसमें जो इंडोर मैनेजमेंट बोलेगा तेरी गलती है, मैं क्यों मना तेरे को वो करूँ, इसमें भी इसकी गलती आ जाएगी। या फिर और तीसरी चीज़ क्या होगी अब, फॉर्जरी। फॉर्जरी क्या होता है, फॉर्जरी होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी यानी झूठा सिग्नेचर। कि ये जो फॉर्जरी का है ना सिस्टम है ना, इसके ऊपर तो कंपनीज एक्ट ना बोलता ही नहीं है, कुछ नहीं बोलता। अगर ऑफिसर ने कुछ झूठा करा है, अगर ऑफिसर ने कुछ भी गलत करा है, तो उसके ऊपर कंपनी का कोई वो है ही नहीं। अब देखो अंदर का कोई बंदा है ना, डायरेक्टर है या वगैरह है, अब उनमें ये एम्प्लॉय आया और ये डायरेक्टर के झूठे झूठे साइन कर दिया है ना, तो अब इस पर पास हो गया। पर अब डायरेक्टर बाद में बोल रहा है मैंने तो साइन ही नहीं करे, मैंने साइन ही नहीं करे, तो इसमें जो है ना कंपनी लायबल ही नहीं होगी। कंपनी बोलेगी भाई मेरे अंदर आके तुम लोग ये सब कर रहे हो झूठे झूठे साइन, तो इसके लिए कंपनीज एक्ट बोलता है कि कंपनी लायबल ही नहीं है। अंदर के बंदे को पकड़ने तेरी मर्जी है, नहीं पकड़ रहा है तो मेरी को क्या कह रहा है। तो इंडोर मैनेजमेंट इसमें भी आके बोलता है नहीं नहीं मैं पूरा नहीं करूँगा। तो इंडोर मैनेजमेंट का ये हो जाता है हमारा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन हो जाता है इंडोर मैनेजमेंट का, मतलब जहाँ जहाँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस लग जाएगा। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे इंडोर मैनेजमेंट में क्या होता है, आउटसाइडर को प्रोटेक्शन मिलती है, पर यहाँ आउटसाइडर को प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, इसलिए एक्सेप्शन हो गया।